नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और इसके प्रीवियस ईयर्स जो यूपीएससी के हैं या एसएससी, बैंक, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कहाँ से क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछते हैं, उस मेजर जो इसके टॉपिक हैं उस पर हम बात करेंगे। और बाकी जो डिटेल है इसके आधुनिक भारत के हम हर वीडियो में अलग अलग तरीके से बात करेंगे। आज थोड़ा से कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब पूरा सिलेबस को ख़त्म करेंगे आधुनिक भारत का। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मैप इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया का बंटवारा होने से पहले थोड़ा सा पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, ठीक है। तो हम जो सारी किताबों में आधुनिक भारत स्टार्ट करता है वो करीब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो परवर्ती मुगल काल के वंश होते हैं वहाँ से स्टार्ट करता है। हम उसको ऑलरेडी मुगल काल में देख चुके हैं, बट थोड़ा सा उसका हम बात करते हुए इसके बाद जो कंपनियां आती है भारत में, चाहे पुर्तगाल हो, डच हो, या फिर अंग्रेज हो, या फ्रांसीसी हो, डेनमार्क हो, स्वीडिश है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। तो आधुनिक भारत का इतिहास में तो देख लीजिए फटाफट। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो उस समय सबसे मुगल काल का लास्ट का जो शासक पराक्रमी या शक्तिशाली होता है औरंगजेब होता है। उसके बाद फिर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके कमजोर शासक आने लगते हैं, चाहे मुजफ्फर बहादुर शाह द्वितीय हो, मुअज्जम हो, ठीक है। इसके बाद फिर जितने भी शासक उसके आते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के बाद जहादर शाह आता है, या फर्रुखसियर आता है, फिर या ये रंगीला आता है, बादशाह रंगीला आता है। उसके समय नादिर के अटैक होता है, नादिर अटैक करता है करीब 1739 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करता है और नादिर ने तख्ते ताऊस को नूरीरा ले जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है। इसके बाद जस्ट अहमद शाह आता है। अहमद शाह के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1757, ये इम्पोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के बीच और ये बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला रहते हैं, वहाँ पे होता है। बंगाल पे कब्जा कैसे करते हैं, ये सब सारा रहता है। इसके बाद जस्ट या उस समय जो मुगल शासक होता है आलमगीर द्वितीय रहता है। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय आता है। उसके समय बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है ये 1764 में होता है। इस समय शाह आलम द्वितीय रहता है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय शासक होता है। जस्ट इसके बाद जो शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय रहता है, फिर बहादुर शाह द्वितीय शासक आता है। ये बहादुर शाह द्वितीय के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति होती है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बहादुर शाह द्वितीय के बाद मुगल डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनियां कैसे कैसे कब तक आई। कंपनी का आगमन हुआ पुर्तगाल के समय। वास्को डिगामा जब पुर्तगालियों या यूरोपीय कंट्रियां एशिया की ओर अपना व्यापार करने के लिए आई थी, जिसमें आप वास्को डिगामा को देखेंगे जो 1498 में आता है भारत में। कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचता है। वहाँ पे जमोरिन उसका क्या करता है, स्वागत करता है। 1498 वास्को डिगामा पुर्तगाल आ जाता है। पुर्तगाल में देखेंगे जो महान उसके गवर्नर थे, चाहे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो या फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क हो। अल्मीडा के बारे में बात करेंगे अच्छे से, इसकी क्या नीतियाँ थी और अल्बुकर्क की क्या नीतियाँ थी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी इनकी। इसके बाद फिर हम डच को देखेंगे। डच जब आते हैं भारत में, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज को देखेंगे। डेनमार्क को देखेंगे, फ्रांसीसी को देखेंगे, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश को देखेंगे। तो अंग्रेज की पूरी क्या नीतियाँ थी, किस तरह से अंग्रेज पहले तो जो विदेशी कंपनियां थी उनको बाहर किया, फिर स्वदेशी राज्यों को किस तरह से बाहर किया। स्वदेशी राज्य कैसे कैसे स्वतंत्र हो गए थे जब मुगल काल पूरी तरह से डिक्लाइन की ओर जा रहा था, उसके कमजोर शासक थे। तो कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए थे, यहाँ पे देखेंगे पंजाब के सिख हो जाए, यहाँ पे मैसूर देखेंगे आप, और यहाँ पे हैदराबाद के आसपास निजाम, फिर आप देखेंगे मराठा, फिर आप देखेंगे कर्नाटक। तो कर्नाटक के सादतुल्ला खान, चिनकलीज खान हैदराबाद के। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे केरल का मार्तंड वर्मा, ठीक है। और मैसूर का हैदर अली, टीपू सुल्तान। फिर मराठा देखेंगे, मराठा में शिवाजी के बाद संभाजी,
फिर राजा राम, शिवाजी द्वितीय, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। इनके पेशवा क्या है, पेशवा की क्या रणनीति थी, किस तरह की थी, इन सब के डिटेल देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल में आपका मुर्शिद कुली खां आज वहाँ पे बंगाल को स्वतंत्र करता है। इनमें सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, इन सबको कैसे जीतता है, अंग्रेज जीतते हैं। पहले तो आपको सबसे पहले देखेंगे तो पुर्तगालियों को स्वाले के युद्ध में हरा देते हैं, सूरत पे अपना कब्जा करते हैं अंग्रेज, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि डच को हराते हैं बेदरा के युद्ध में 1759 में, ठीक है। इसके बाद फिर डच के बाद अंग्रेज फिर फ्रांसीसियों को कर्नाटक प्रथम युद्ध देखेंगे, कर्नाटक द्वितीय, कर्नाटक के तृतीय युद्ध देखेंगे। किस तरह के अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बाहर करता है। वांडीवास की युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया जाता है अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने तो विदेशी कंपनियों को बाहर कर दिया और इसके बाद फिर स्वदेशी राज्यों को एक एक करके जीतना। पहले बंगाल को जीतता है यहाँ पे सिराजुद्दौला से प्लासी के युद्ध में, फिर मीर जाफर को बैठाता है, मीर जाफर बाद मीर कासिम बाद मीर जाफर आ जाते हैं। फिर इसके शासक छोटे छोटे जो रहते हैं उन सब की बात करेंगे। बंगाल में किस तरह की रणनीति होती है इसकी अंग्रेजों की, और उस समय कौन कौन से गवर्नर हैं, सारे गवर्नर के बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बक्सर की युद्ध होता है 1764 में। उस दौरान वहाँ पे ये अवध का जो संस्थापक है वो सादत खां था, वहाँ पे सुजाउद्दौला, इसके बाद शाह आलम द्वितीय, ये और बंगाल के जो मीर कासिम था, ये तीनों मिलकर 1764 में बक्सर की युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में कब्जा कर लेते हैं, दीवानी राजस्व सुनने लगते हैं। ये सब सारे बातें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देन उसने फिर मैसूर पर आग्ल मैसूर जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होते हैं, इन सारे पे जहाँ पहला जो होता है मद्रास की संधि होती है, द्वितीय जो होती है मंगलोर की संधि होती है आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय श्रीरंगपट्टनम होती है, चतुर्थ में टीपू सुल्तान का मृत्यु होने के बाद पूरा खत्म हो जाता है, मैसूर को भी जीत लेते हैं। इसके बाद मराठा में देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किस तरह के कौन कौन सी संधियाँ होती है, सालवाई की संधि या सूरत की संधि, गुजरात की सूरत की संधि हो या बेसिन की संधि हो, कोई भी संधियाँ, इन सबके बारे हम देखेंगे मराठा में, ठीक है। इसके बाद सिख को किस तरह इन्होंने सिख धर्म को यहाँ पे सिख जो इनकी सिख राजा रहता है रणजीत सिंह, उनको कब्जा करते हैं, सिख पर कब्जा करते हैं उनके प्रांतों पर। तो रणजीत सिंह की जो युद्ध होते हैं, प्रथम द्वितीय युद्ध होते हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसे फिर इसके बाद कर्नाटक को उसने इसके बाद मार्तंड वर्मा केरल पर के कब्जा करते हैं अंग्रेजों ने। इस तरह से पूरे अंग्रेज जब कब्जा कर लेते हैं तो बंगाल के गवर्नर कंपनियों का राज्य चलना स्टार्ट होता है बक्सर युद्ध के बाद। तो पहला गवर्नर जो बंगाल का होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी जो वारेन हेस्टिंग के जस्ट बाद हम कॉर्नवालिस की बात करेंगे, कॉर्नवालिस के बाद जानसोर की बात करेंगे। इन सब वारेन हेस्टिंग की जितनी भी नीतियां थी, किस तरह की उसने शासन प्रशासन में योगदान दिया था, उसकी रिंग फेंस की नीतियां जो थी, कॉर्नवालिस की जो नीतियां थी, पुलिस विभाग जो भी किया था, इन सब के बारे में बात करेंगे। जानसोर की बात करेंगे, जानसोर के बाद वेलेजली का जो सहायक संधि थी उनके बारे में बात करेंगे। वेलेजली का तो ये वेलेजली रहता है 1798 से लेकर करीब ये 1805 के आसपास। इसके बाद 8 से लेकर 5 तक बार्लो रहता है, 5 से लेकर 7 तक बार्लो रहता है। बार्लो कोई खास नहीं रहता, कारवार रहता है 7 से लेकर। फिर 1807 से लेकर 1813 तक हम मिंटो प्रथम के बारे में देखेंगे। मिंटो प्रथम के बाद एक बार इसको मिटा लेते हैं फटाफट, ठीक है। मिंटो प्रथम के बाद जो गवर्नर होता है कंपनी का बंगाल का, वो उसका नाम रहता है मार्किन हेस्टिंग रहता है। मार्किन हेस्टिंग के बारे में देखेंगे। मार्किन हेस्टिंग समय जो भी युद्ध हुए हैं, किस तरह की अंग्रेजों की नीतियां थी, विदेशी नीतियां की थी, अफगानिस्तान को कैसे जीता और नेपाल को किस तरह से जीता और बर्मा को किस तरह से मिला। मार्किन हेस्टिंग के बाद एमआरएस के देखेंगे। मार्किन हेस्टिंग का जो समय रहता है ये करीब 13 से लेकर 23 तक रहता है। 1813 से लेकर 1823 तक रहता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एमआरएस का 23 से लेकर 1823 से लेकर एमहस्ट का 28 तक आसपास रहता है, ठीक है। एमहस्ट के बाद जस्ट 1828 से लेकर 1835 तक बेंडिंग का समय आता है। बेंडिंग के समय जो भी चीज़ हुई है इसके साथ
बेंटिंग 1835 तक रहता है। 1835 के बाद बेंटिंग बहुत सारे काम करता है। क्या इसकी नीतियाँ रहती हैं, इन सब पे हम बात करेंगे विलियम बेंटिंग के। विलियम बेंटिंग के बाद फिर 35 से 36 तक मेटकाफ के समय रहता है। 1835 से 36 तक मेटकाफ, ये जो पत्रकार का मुक्तिदाता माना जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट इसके बाद हम ऑकलैंड की बात करेंगे। 1836 से लेकर 42 तक आसपास रहता है। इसके बाद फिर एलनबरो के 1842 से लेकर 44 तक रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर एलनबरो के बाद जस्ट 1844 से लेकर 1848 तक आपका हॉर्डिंग रहता है। हॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे। फिर हॉर्डिंग के बाद जो सबसे महान गवर्नर रहता है, काफ़ी ज़्यादा वो भारत को जीतता है, भारत की साम्राज्य को अंग्रेजों की जो साम्राज्य होता है विस्तार करता है, वो लॉर्ड डलहौजी के बारे में 48 से लेकर 56 तक 1856 तक। 1856 के बाद 1857 की क्रांति होती है। उस समय कैनिंग रहता है, लॉर्ड कैनिंग रहता है। कैनिंग के बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग के और डलहौजी की जितनी भी नीतियाँ थी, जो हड़प की नीतियाँ थी, लाप्सा डॉक्ट्रिन की नीतियाँ थी, उस सब की बात करेंगे। कौन कौन किस तरह से, और डलहौजी ने क्या क्या किया था, तार व्यवस्था या डाक व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था जो भी था, उन सब के बारे में, जितने भी महान गवर्नर थे उनके बारे में बात करेंगे। अब गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ। 1833 के बाद चार्टर एक्ट आया था, वहाँ पे गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंग पर था, गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर था। इसके बाद गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ। 1857 की क्रांति हुई और ये कैनिंग का समय था। कैनिंग के समय में जो था, कैनिंग का समय 1856 से लेकर 1861 का आसपास था। 1861 तक कैनिंग के समय। 1861 से लेकर 1863 एल्गिन प्रथम। इसके बाद फिर आपका लॉरेंस आता है 1863 से लेकर 1869 तक। लॉरेंस के बाद 1869 से लेकर 1872 तक हम मेयो के बारे में देखेंगे। मेयो के जस्ट बाद 72 से लेकर 76 तक नॉर्थब्रुक के बारे में देखेंगे। मेयो काफ़ी अच्छा शासक था, गवर्नर जनरल था, उसके बारे में हम देखेंगे किस तरह का उसकी नीतियाँ थी, ये सब महान थोड़े से गवर्नर जनरल हैं और क्या शोषण करते थे भारत को, किस तरह से उनकी नीतियाँ थी, इन सब पे बात करेंगे। इसके बाद नॉर्थब्रुक के जस्ट बाद हम देखेंगे कि आपका 76 से लेकर 80 के आसपास हम बात करेंगे लीटन के बारे में। लीटन की देखेंगे क्या नीतियाँ थी। लीटन के बाद हम रिपन के देखेंगे 80 से लेकर 84 तक। 84 तक रिपन के बाद रिपन की जो नीतियाँ थी, स्वशासन की नीतियाँ थी, और या फिर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था, लीटन जो लगाया था, किस तरह के स्वतंत्रता दी थी पत्रकारिता में, उस सब को हम बात करेंगे। इसके बाद जो भी कंपनी एक्ट आया था लीटन के समय, इन सब पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज हम सिर्फ बता रहे हैं क्या क्या हम चर्चा करेंगे, किस तरह से चर्चा करेंगे, इन सब में कैसे हम अध्ययन करेंगे सारी चीज़ें के। इसके बाद हम 1800 रिपन बाद 84 के बाद 1888 तक, 84 से 88 तक, इस समय डफरिन था। डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय कांग्रेस की। इनके बारे में बात करेंगे। डफरिन के जस्ट बाद हम जो गवर्नर आता है वो लैंसडाउन रहता है 88 से लेकर 93 तक। लैंसडाउन के जस्ट बाद जो गवर्नर आता है उसका नाम रहता है आपका 1893 से लेकर 1898 के बीच में ये एल्गिन द्वितीय रहता है। इसके बाद एल्गिन द्वितीय के जस्ट बाद हम बात करेंगे कर्जन के बारे में। 1898 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 से लेकर 1910 तक मिंटो सेकंड के बारे में बात करेंगे। मिंटो सेकंड के बाद 10 से लेकर 16 तक हम बात करेंगे हॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे। हॉर्डिंग सेकंड के बाद आपका जो शासक आता है 16 तक, 16 से लेकर 1816 से लेकर 1821 तक, 1821 तक ये चेम्सफोर्ड के बारे में बात करें। 21 से लेकर 1821 से लेकर 1828 तक हम रीडिंग के बारे में बात करेंगे। रीडिंग के जस्ट बाद 1828 से लेकर 1828 से लेकर 31 तक हम इरविन के बारे में बात करेंगे। इरविन के बाद 1831 से लेकर 1836 तक हम बात करेंगे इसके वेलिंगटन के बारे में। वेलिंगटन के जस्ट बाद आपका 1836 से लेकर 1936 हो गया। 1936 से लेकर 1943 तक लिनलिथगो के बारे में बात करें। लिनलिथगो के बाद 43 से लेकर 46 तक आपका बिब्बल के बारे में बात करेंगे। बिब्बल के जस्ट बाद हम
1946 से बाद 47-48 में आपका माउंटबेटन के बारे में बात करें। माउंटबेटन के बाद लास्ट जो गवर्नर जनरल वायसराय रहता है, इसके बाद हम श्री राजगोपालाचारी के बारे में बात करने, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, उनके बारे में बात करें, वायसराय होते हैं। ये पूरी हम गवर्नर जनरल की पूरी प्रणाली देख लेंगे। इसके बाद हम इसमें और सारी चीज़ें जो इसकी अंग्रेज की जो लगान की नीतियां थी, आर्थिक शोषण की नीतियां थी, चाहे महलवाड़ी प्रथा थी या रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, उन सबको देख लेंगे। ठीक है। और इसी के बीच में जो भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं, चाहे हिंदुओं में समाज सुधारक थे, चाहे पारसियों में थे, या मुस्लिमों में थे, या सिखों में थे, उन सबके थे। जैसे राजा राम मोहन राय, दयाराम सरस्वती, या केशव दास, जो भी थे, या टैगोर साहब, जितने भी, इन सब की। और हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है कांग्रेस का स्थापना जो होता है 1885 के आसपास, तो ये 1850 डफरिन के समय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे, उनके बारे में, इनकी स्थापना के क्या रोल था, ये उनका रोल क्या था, इन सब के देख लेंगे। इसके बाद कहाँ कौन से पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे, कौन से आपका भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी कांग्रेस के, कौन से पारसी अध्यक्ष हुए थे, कितने बार कहाँ कहाँ हुआ था, जो मतभेद थे, उन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो षड्यंत्र हुए थे, चाहे मेरठ की षड्यंत्र, लाहौर की षड्यंत्र, या हम देखेंगे कि आपका ये मुजफ्फरपुर का, दिल्ली का आपका, या कलकत्ता में, या कानपुर का, जो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन लोगों की जो अंग्रेज की जो शोषणकारी नीतियां थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बुजुर्गों की स्थिति कैसी थी, आर्थिक सामाजिक विकेंद्रीकरण कैसे करते थे, इनका औद्योगिकरण की क्या नीतियां थी, इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कि गांधी जी के रोल क्या था, गांधी जी कैसे कैसे आए थे, या हमारा जो ये इनके जो ये क्या नरम दल और गरम दल का क्या रोल था, नरम दल और गरम दल के, इन सब का क्या रोल था, क्या मतभेद था, जो सूरत का अधिवेशन हुआ था किस तरह बट गए थे, और लखनऊ अधिवेशन में कैसे, और तिलक का क्या रोल था, तिलक जेल गए थे, और 1905 में बंगाल विभाजन, 1910 में 1905 के बाद 1906 के आसपास स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद 1908 में आपका ये तिलक को जेल, फिर होम रूल आंदोलन, फिर आपका देखेंगे कि गांधी जी आते हैं पिक्चर में, रोल में आते हैं। गांधी जी का जो चंपारण होता है, अहमदाबाद, खेड़ा, इन सब उनके जो आंदोलन सत्याग्रह स्टार्ट होते हैं, उन सब के देखेंगे। फिर आपका जलियांवाला रोलेट एक्ट, फिर खिलाफत, असहयोग आंदोलन, फिर हम देखेंगे आपका ये चौरा चौरी कांड, फिर स्वराज पार्टी का स्थापना, फिर हम उसके बाद 1925 में काकोरी कांड के बाद जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है चंद्रशेखर भगत सिंह के माध्यम से, तो उन सब के बारे में देखेंगे। साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट के जस्ट बाद हम देखेंगे कि दांडी मार्च, नमक कानून भंग, इसके बाद असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा गांधी इरविन पैक्ट के बाद हम देखेंगे पूना पैक्ट में किस तरह से अंबेडकर और गांधी का मतभेद होता है, उनके बारे में देखेंगे। सोनिया सेकंड देखेंगे, गोलमेन सम्मेलन फर्स्ट, गोलमेन सेकंड देखेंगे, गोलमेन जो सम्मेलन सेकंड हुआ है, गोलमेन सम्मेलन थर्ड, उसके बारे में बात करेंगे हम। जस्ट हम इसके बाद बात करेंगे कि जो आपका गांधी ने एक सविनय ज्ञान सेकंड स्टार्ट किया था, फिर आपका समाज 1934 में सामाजिक एक संस्था का निर्माण हुआ था, उसके बारे में 34 के बाद फिर हम 35-36 में देखेंगे चुनाव जो हुआ था कुछ प्रांतों में, उसके बारे में। फिर आप देखेंगे कि जो गांधी जी का और सुभाष चंद्र का मतभेद था, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बनाए थे, उनके बारे में। फिर इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे 1940 में गांधी जी का। फिर इसके बाद इसी समय हम देखेंगे कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में दुनिया विश्व के जो सिनेरियो था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, 1939 से स्टार्ट हुआ था, उस समय भारत पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से लेकर 1918 तक, इस दौरान क्या भारत में इम्पैक्ट पड़ा, भारत का रोल क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इसका सिनेरियो देखेंगे किस तरह का था, ये सब डिटेल में देखेंगे। इसके बाद 1942 में हम भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, ये सब देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि
आपका जो 46 में बिब्बल प्रस्ताव जो था, बिब्बल प्रस्ताव के बाद कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, इन सब के देखेंगे। इटली की घोषणा देखेंगे, इटली जो प्रधानमंत्री रहता है ब्रिटिश का, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा का मांग क्या थी, किस तरह से फिर हम ऐसे भारत को स्वतंत्र कराएंगे, ठीक है। इसके बाद बीच में जितनी भी और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो पत्रकार में, जो पत्रकारिता के लिए जितने भी पत्रकार लोग भारत के आंदोलन में सहयोग किए हैं, चाहे किसी का पत्रकार, जितनी भी पत्रकार चीज़ें हैं या पत्रिकाएं हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। या फिर जो एक्ट आए हैं, जितने भी एक्ट आए हैं उन पर बात करेंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर इसके बाद चार्टर एक्ट जितने भी आए हैं, 1793, फिर 1720 साल चार्टर एक्ट, 20 साल आए, 4 चार्टर एक्ट आए थे। और इसके बाद 1813 के बाद 1833 के बाद 1853, इसके बाद 1857 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 58 में फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया, 1861 काउंसिल एक्ट, 1893 काउंसिल एक्ट, 1909 काउंसिल एक्ट, फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इन सब के बारे में बात करेंगे, इनका क्या रोल था, एक्ट क्या करती थी, कैसे शासन प्रशासन भारत में संचालित करती थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। 1947 को देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हालांकि इसको लागू नहीं हुआ था, बस ये पारित हुआ था ब्रिटिश में। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे और टॉपिक रहेंगे उन सब पर डिटेल में बात कर लेंगे। 1857 की क्रांति क्या रोल था, इसके बाद हम देखेंगे जनजातियों का, जनजातियों जो 1757 से लेकर 1857 के बीच में, इस दौरान 100 साल में जो नागरिक आंदोलन या जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, नागरिक में सन्यासी फैराजी या जनजातियों में मुंडा, कोल या फिर भील या गड़करी, इस तरह की जो कुका जो भी है, संथाल, इन सब आंदोलनों को देख लेंगे। किसान आंदोलन में देख लेंगे कि नील विद्रोह किस तरह की हुआ था, नील की खेती के लिए किस तरह की 3 कठिया पता क्या थी, इन सब के बारे में देख लेंगे, ठीक है। किसान में सैन्य विद्रोह में देख लेंगे किस तरह के सैनिकों को बर्मा जाने के लिए मना कर दिए थे सैनिकों ने, अंग्रेजों को, उस दौरान सैन्य विद्रोह हुआ था। इसके बाद 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ, ये सब हम डिटेल में बात कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस से स्थापना से पूर्व जितनी भी संस्थाएं काम कर रही थी और उसके बाद, तो जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके बाद इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिर मद्रास नेटू, ठीक है। इस तरह की जितनी भी थी ये कांग्रेस से स्थापना से पूर्व और कांग्रेस स्थापना से बाद जितनी भी आई, जैसे अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन, बिहार किसान एसोसिएशन या संयुक्त, या अहमदाबाद मिल मजदूर एसोसिएशन, जितनी भी थी, या होम रूल लीग की या मुस्लिम लीग की जितनी भी संस्थाएं थी, इन सब संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। और जितने भी क्रांतिकारी या जो कमीशन आए थे शिक्षा से रिलेटेड, जितने भी कमीशन, सेटलर कमीशन या फिर रिले कमीशन, जो भी कमीशन आए थे, या दुर्भिक्ष से रिलेटेड जो भी कमीशन आए थे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। टोटल ए टू जेड, कोई भी आप हमसे पढ़ेंगे हम पूरे याद करा देंगे, आपको रटा देंगे, कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम सारी चीज़ें हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें, हम पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस सिखाते हैं, फिर लर्निंग सिखाते हैं, याद करा देते हैं, तो जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आप, यूपीएससी, यूपीपीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलेंगे। इनमें किस तरह का अंग्रेजों की नीतियाँ थी, आर्थिक या राजनीतिक या सामाजिक या उनकी कला की नीतियाँ जो भी थी, सारी उनकी उस सब पहलुओं पे, हर एक पहलू पे बात करें, हर एक डायमेंशन में, एस्पेक्ट पे हम बात करते हुए, और फैक्ट के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बस इतना ही सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी हर एक वीडियो का डिटेल में आएगा। और कोशिश हमारी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों और अच्छे वीडियो आपको बनाएं, और ज़्यादा सारी चीज़ें सही चीज़ दें।
आपको गुमराह नहीं करें। बहुत सारे यूट्यूबर हैं गुमराह करते हैं, गलत चीज़ें पढ़ाते हैं। हम आपको एग्जैक्ट वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो। तो हमें अगर मोटिवेट करवाते हैं, हमें ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं तो लाइक ज़्यादा मिलती है, तो हम भी कोशिश करेंगे आपके जो जैसे टारगेटेड बैच होती है या लेखपाल की है या यूपीएससी की, यूपीपीसीएस, इस ऐसे हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम एप्लीकेशन और वेबसाइट पे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, यदि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।